आज पूरा परिवार एक साथ जाने के लिए तैयार हो रहा था। पूर्णिमा अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी मेकअप कर रही थी। तभी उसके पति विनोद ने उसके पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो कयामत लग रही हो। देखना दीदी के घर सब तुमको देखते ही रह जाएंगे। शादी के बाद पहली बार दीदी के घर फंक्शन में जा रही हो। पूर्णिमा अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा उठी और धीरे से बोली, अब आप जाइए और मुझे तैयार होने दीजिए। मम्मी जी की आवाज़ बस आने ही वाली होगी। पूर्णिमा ने इतना ही कहा था कि पीछे से उसकी सासू माँ रजनी देवी की आवाज़ आई। अरे विनोद, बहू को कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो, तेरी दीदी का फ़ोन आ चुका है। गुस्सा कर रही है कि सारे मेहमानों के आने के बाद आओगे क्या? माँ की आवाज़ सुनकर विनोद तुरंत कमरे से बाहर आकर बोला, बस मम्मी, पूर्णिमा आ ही रही है, फिर चलते हैं। यह सुनकर रजनी देवी गुस्से में बड़बड़ाने लगी। पता नहीं कितनी देर लगेगी। आजकल तो मेकअप के तामझाम ही बहुत हैं। पता नहीं कितनी लीपा-पोती करती हैं आजकल की लड़कियां। रजनी जी मुंह बनाकर बोल ही रही थी कि इतने में कमरे से पूर्णिमा सिर पर पल्लू को खींचते हुए बाहर आकर बोली, चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। रजनी देवी ने उसको तिरछी निगाहों से देखकर कहा, क्या तैयार हुई हो 3 घंटे में? वैसी ही तो लग रही हो। क्या फ़ायदा 3 घंटे लगाने का? यह सुनकर पूर्णिमा ने गुस्से से विनोद को देखा तो विनोद बात बदलते हुए बोला, अरे अब चलो भी, बहुत देर हो रही है। विनोद के कहते ही सब लोग एक साथ घर से बाहर निकले और गाड़ी में जाकर बैठ गए। विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी बहन के घर के रास्ते की तरफ दौड़ा दिया। रजनी देवी आगे सीना तान कर बैठी थी। आज वह घमंड से भरी हुई थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी की सालगिरह एक होटल में जो हो रही थी। बेटी की शादी की पहली सालगिरह थी और विनोद की शादी को अभी 3 महीने ही गुजरे थे। जैसे ही सब लोग होटल के बाहर पहुंचे तो रजनी जी ने गिफ्ट का लाल रंग का डब्बा संभाला और घमंड के साथ गाड़ी से उतर गई। अंदर पहुंचे तो उनकी बेटी सीमा एक खूबसूरत वेस्टर्न गाउन में सजी धजी मेहमानों के साथ बातें कर रही थी। अपने भाई और भाभी को देखते ही वह खुशी से चहकते हुए उनके पास आई और बोली, लेकिन फिर अपनी भाभी पर गहरी निगाह डालकर बोली, भाभी, कुछ वेस्टर्न ही पहन लेती। यह क्या सिर पर घूंघट रख कर आ गई हो? तभी रजनी जी ने कहा, अरे शादी को 3 महीने ही तो हुए हैं, यह सब अभी नहीं पहना जाएगा। लेकिन सीमा तो अपनी भाभी को ऐसे देख रही थी जैसे उसके कारण सीमा को नीचा देखना पड़ रहा हो। तभी विनोद ने पूर्णिमा का हाथ पकड़कर कहा, चलो पूर्णिमा, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। तो सीमा ने कहा, अरे भैया, लोगों से तो बाद में मिलवाना, अभी केक कटिंग शुरू होने जा रही है। मेरे घर वालों का साथ होना ज़रूरी है। इसके बाद सारे मेहमान हॉल में एक जगह इकट्ठे हो गए जहाँ पर सीमा और उसका पति खड़े हुए थे और सामने टेबल पर खूबसूरत बड़ा सा केक रखा हुआ था। जैसे ही सीमा और उसके पति ने केक काटा तो लोगों ने बधाइयाँ देनी शुरू कर दी और साथ में उपहार भी देने शुरू कर दिए। सीमा ने अपनी भाभी को बुलाया और कहा, भाभी, मुझे अपनी नंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप सारे गिफ्ट लेकर संभाल कर रखती रहना। यह जिम्मेदारी मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैं तो मेहमानों के चक्कर में बार बार इधर उधर हो रही हूँ और गिफ्ट पर मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा। खुद पर नंद का विश्वास देखकर पूर्णिमा को अच्छा लगा और उसने तुरंत कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं हर एक चीज़ का ख्याल रखूंगी। पूर्णिमा वहां पर बैठ गई और हर व्यक्ति आकर सीमा को गिफ्ट देता रहा, जिसे सीमा पूर्णिमा के हाथ में देती रही और पूर्णिमा भी हिफाजत से रखती रही। रजनी जी ने भी अपनी बेटी को वह लाल रंग का गिफ्ट बॉक्स देकर कहा कि इसके अंदर तुम दोनों के लिए सोने की अंगूठी है सीमा, इसको अच्छे से रख लो। यह सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और उसने पूर्णिमा को देकर कहा, भाभी, इसको खास तौर पर संभाल कर रखना। खाने पीने का दौर चला तो विनोद ने कहा, पूर्णिमा चलो खाना खाने चलते हैं। तो पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। दीदी ने मुझे इन उपहारों पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदारी दी है। तुम खाना यहीं लेकर आ जाओ, हम यहीं खाते हैं। उसकी बात सुनकर विनोद भी खाना लेकर वहीं आ गया और दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। पार्टी खत्म होने के बाद पूर्णिमा ने सारे गिफ्ट सीमा के हवाले करके कहा, दीदी अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि हम तो जा रहे हैं। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए सबको विदा किया और रजनी जी का परिवार वापस घर आ गया। घर पर आकर रजनी जी ने कहा कि देखा बहू, मेरी बेटी ने कितनी अच्छी पार्टी दी। तो पूर्णिमा ने भी कहा कि हाँ मम्मी जी, पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। अगले दिन सुबह सुबह रजनी जी ने अपनी बेटी सीमा को फ़ोन करके कहा, बेटा, अंगूठी पहन कर देख लेना, अगर साइज़ छोटा हो तो बता देना। यह सुनकर सीमा फट पड़ी, कौन सी अंगूठी मम्मी, बॉक्स तो खाली निकला है, शुक्र है उसको मैंने अकेले खोला था। अगर इनके सामने खोलती तो क्या इज्जत रह जाती मेरे मायके की। अरे आपको गिफ्ट नहीं देना था तो नहीं लाती ना, मगर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी।
मेरी तो इज्जत दांव पर लग गई। अब मैं क्या बताऊंगी कि मेरे मायके से क्या आया है। आपने तो सबके सामने कहा था कि सोने की अंगूठी है, अब क्या दिखाऊंगी सबको। यह सुनकर तो रजनी जी पर जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा, उनके पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह तपाक से बोली, क्या कह रही है सीमा, ये झूठे दिखावे मुझको नहीं आते। विनोद ने और मैं ने खुद जाकर तुम दोनों के लिए अंगूठी खरीदी थी, हमको झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है। फिर तो सीमा ने और भी गुस्से में कहा, फिर तो जरूर यह भाभी का काम है, क्योंकि गिफ्ट पर नज़र रखने की जिम्मेदारी तो मैंने आपकी बहू को ही दी थी। मुझे अच्छी तरह पता है यह काम भाभी का है। यह सुनकर तो रजनी जी का मुंह खुला का खुला रह गया और उधर से सीमा ने फ़ोन काट दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाकई उनकी बहू ऐसा कर सकती है। अब रजनी जी किसी से कह भी नहीं पा रही थी और उधर से सीमा बार बार कह रही थी कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूं कि जो अंगूठियां आपने गिफ्ट में दी थी वो कहाँ गई। या तो अब आप दूसरी अंगूठी ला कर दो, नहीं तो भाभी से बात करो। हो ना हो अंगूठी वही रख कर बैठ गई हैं। मुझे तो लगता है मुझे सोने की अंगूठी देना आपकी बहू को पसंद नहीं आया। यह बातें सुनकर रजनी जी याद करने लगी। जब वह अपने बेटे के साथ सोने की अंगूठी खरीद कर घर लाई थी, तो पूर्णिमा ने अंगूठी देखते ही कितनी खुशी के साथ कहा था, मम्मी जी देख लीजिएगा, यह अंगूठी दीदी को बहुत पसंद आएगी। रजनी जी को रह रह कर बार बार पूर्णिमा के चेहरे की खुशी याद आ रही थी। उस चेहरे पर तो जलन का कोई भाव नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर अब भला बहू से किस तरह बात करें। और उधर सीमा ने बार बार फोन करके उनकी जान आफत में डाल रखी थी। आखिरकार उन्होंने विनोद से कहा, विनोद, जो अंगूठियां हमने सीमा को उसके एनिवर्सरी पर गिफ्ट में दी थी ना, वह डब्बे में से ही गोद चोरी हो गई। सीमा तो कह रही है कि गिफ्ट की निगरानी बहू कर रही थी। हिम्मत करके रजनी जी इतना ही बोल पाई थी कि विनोद उनकी बात काट कर गुस्से में बोला, मम्मी जी, क्या पूर्णिमा की नीयत दीदी को इतनी गिरी हुई लगती है कि वह अपना दिया हुआ उपहार ही चोरी कर लेगी। अरे अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें शर्म भी नहीं आई। परेशान रजनी जी ने अपनी माथे को सहलाते हुए कहा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा विनोद, क्योंकि अब तो सीमा कह रही है कि दूसरी अंगूठी ला कर दो, क्योंकि उसके पास तो गिफ्ट पहुंचा ही नहीं। फिर तो विनोद और भी गुस्से से भर गया और दांत पीसते हुए बोला, मम्मी ऐसे कैसे अंगूठियां खरीदेंगे। सोना खरीदना क्या आलू खरीदने के बराबर होता है कि बाजार गए और खरीद लाए। दोबारा से इतने पैसे कहाँ से आएंगे। यह सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़ी पूर्णिमा ने सुन ली और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी पीछे से कंधे पर विनोद का हाथ आया। पूर्णिमा ने रोते हुए पलट कर देखा और कहा, विनोद, यह सब क्या है। मैं तो खुश थी कि दीदी ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने भी पूरी ईमानदारी के साथ दीदी के सामान पर नज़र रखी थी, मगर मुझे नहीं पता कि वह अंगूठी कहाँ गई। विनोद, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन इल्ज़ाम मुझ पर क्यों आ रहा है। भला मैं अपनी ही सामान की चोरी क्यों करूँगी। कहते हुए वह फपक कर रोने लगी तो विनोद ने उसको गले से लगाकर शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, चोर सामने आ जाएगा। उधर रजनी जी ने सीमा से फ़ोन पर साफ कह दिया कि मेरी बहू चोर नहीं हो सकती। तो सीमा अपनी माँ पर चिल्लाने लगी, वाह मम्मी, 2 दिन की बहू पर इतना भरोसा। वो सही है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे होटल से सारा सामान मैं खुद अपनी निगरानी में लेकर आई हूँ और किसी और के चोरी करने का तो सवाल ही नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ससुराल में लोग बातें बना रहे हैं कि कहाँ गई सोने की अंगूठियाँ। तुम्हारी माँ तो सोने की अंगूठियाँ देकर गई थी। सीमा की बात सुनकर तो अब रजनी जी का सिर चकरा गया कि कैसे चोर को सामने लेकर आए। जब से पूर्णिमा पर इल्ज़ाम आया था तब से पूर्णिमा खामोश थी और अपने काम से काम रख रही थी। रिश्तों में खिंचाव पैदा हो रहा था जिसको रजनी देवी बखूबी समझ रही थी। वह दिन रात इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर अंगूठियाँ कहाँ गईं। एक दिन अचानक उन्होंने पूर्णिमा और विनोद से कहा, आज हमें सीमा के घर चलना है। मैंने दोबारा सोने की अंगूठी बनवा कर दी है। जाकर दे आते हैं और किस्सा ख़त्म करते हैं। विनोद कुछ बोलने को हुआ तो रजनी जी ने कहा, विनोद, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। 11 बजे सीमा के घर के लिए निकलना है, तुम लोग तैयार हो जाओ। पूर्णिमा ने विनोद से कहा, जिन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। तो विनोद ने कहा कि तुम्हें अभी तक मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा है, तो फिर परेशान क्यों होती हो। तुम्हें यहाँ कोई भी चोर नहीं कह रहा है और रही दीदी के घर जाने की बात, तो यह तो हम सबकी मजबूरी है। इस बात पर पूर्णिमा खामोश रह गई। नाश्ते के बाद सब लोग तैयार हुए और सीमा के घर के लिए निकल गए। रजनी जी ने सीमा को पहले ही फ़ोन पर कह दिया था और सीमा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जब सब लोग सीमा के घर पहुंचे तो कुछ देर बैठने के बाद रजनी जी ने सीमा से कहा, सीमा, वह अंगूठिया
तो चोरी हो गई। जबकि मैं ज्वेलर के पास भी गई थी तो उसने कहा कि गलती से उसने उस बॉक्स में चांदी की अंगूठियां रख दी थी जो किसी और के लिए बनवाई थी। अब ज्वेलर उनको वापस मांग रहा है और कह रहा है वह वापस ला दो, तभी हम सोने की अंगूठी वापस करेंगे। लेकिन अंगूठियां तो चोरी हो गई, अब ज्वेलर को क्या दूं। यह सुनकर तो सीमा फटी आंखों से अपनी माँ का चेहरा देखती ही रह गई और विनोद और पूर्णिमा भी हैरानी से उनको देखने लगे, क्योंकि रजनी जी तो कह रही थी कि उन्होंने अंगूठी दोबारा बनवा ली है। तभी सीमा की सास ने कहा, अरे बहन जी कोई बात नहीं, दोबारा खर्च करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो रजनी जी ने कहा कि अरे नहीं बहन जी, अगर वह चांदी की अंगूठी मिल जाती तो बिना खर्च किए ही सोने की अंगूठी वापस आ जाती और सीमा को मिल जाती। जिसने भी चोरी की उसने तो सोने की समझ कर चोरी की, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, वरना सोने की चोरी हो जाती। मैं तो चाहती हूँ कि वही चांदी की वापस मिल जाए और बदले में वापस सोने की अंगूठियाँ आ जाएँ। ज्वेलर ईमानदार है और देने को भी तैयार है, लेकिन अंगूठी तो चोरी हो गई ना। ये कहते हुए रजनी जी बड़े ध्यान से अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सीमा ने कहा, मम्मी मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। कुछ देर बाद अचानक सीमा कमरे से निकल कर आई और चहकते हुए अपनी माँ के हाथ में अंगूठियाँ देकर बोली, मम्मी देखो यह अंगूठियाँ मिल गईं। सीमा के हाथ में दोनों अंगूठियाँ देखकर रजनी जी की आंखें फटी रह गईं और साथ ही विनोद और पूर्णिमा भी हक्के बक्के रह गए। अब रजनी जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। पूर्णिमा और विनोद एक साथ बोल पड़े, यह अंगूठियाँ कहाँ से आ गई, यह तो खो गई थी ना। तो सीमा ने शक पकाते हुए कहा, मुझे अभी ख्याल आया, जिस बैग में सारे गिफ्ट रख कर लाई थी ना, क्यों ना एक बार उसको चेक कर लूँ, क्योंकि उस दिन जब घर आई थी तो ये अंगूठी का बॉक्स खुला हुआ था। हो सकता है ये उस बैग में गिर गई होगी और मेरा ध्यान ही नहीं गया होगा। मम्मी अब आप इनको देकर ज्वेलर से सोने की अंगूठियाँ ले आना, ये मेरी पहली एनिवर्सरी का गिफ्ट है। रजनी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए दोनों अंगूठी और बॉक्स हाथ में लिया। फिर अंगूठी को ध्यान से देखते हुए बोली, ठीक है सीमा, लेकिन अब तुम्हें अंगूठियाँ लेने के लिए घर आना पड़ेगा। तो सीमा ने कहा, हाँ मम्मी मैं खुद लेने आ जाऊंगी, अब आपके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तक जो हुआ उसे विनोद और पूर्णिमा हैरान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। एक दिन रजनी जी ने सीमा को घर आने के लिए कहा और जैसे ही सीमा घर आई तो रजनी जी ने विनोद और पूर्णिमा के सामने ही कहा, मैंने सोचा नहीं था सीमा तू इतनी गिर जाएगी। यह सुनकर सीमा थोड़ा हकला गई और बोली, क्या हुआ मम्मी जो ऐसा बोल रही हो, आप तो मेरी अंगूठियाँ दे दो। यह सुनते ही रजनी देवी ने अपनी बेटी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, चांदी की कोई अंगूठी थी ही नहीं, यह सब तो मैंने झूठ बोला था जिससे कि तू खुद अंगूठी निकाल कर दे दे। मैंने उस दिन तेरे ससुराल में सबके सामने भी ये सच्चाई खोल सकती थी, मगर मेरी परवरिश की बेइज्जती होती। तुझे शर्म नहीं आई, खुद चोरी की और इल्ज़ाम अपनी भाभी पर लगा दिया। सोच जरा अगर मैंने यह सच्चाई सबके सामने बताई होती तो तेरी क्या इज्जत रह जाती। यह सुनकर तो सीमा के होश उड़ गए और सामने खड़े विनोद और पूर्णिमा भी फटी आंखों से रजनी जी को देखने लगे। पूर्णिमा की आंखों से तुरंत आंसू आ गए। तो रजनी जी ने कहा कि बहू, मुझे शुरू से पता था तू कभी चोरी कर ही नहीं सकती, मगर चोर को सामने लाना था। आज चोर सामने आ गया है और तू भी निर्दोष साबित हो गई है। 2 दिन की यह सुनकर सीमा ने चिल्लाकर कहा, 2 दिन की आई इस महारानी के लिए आपने मुझको चोर बना दिया, इस पर इतना भरोसा और मुझ पर रत्ती भर भी नहीं। तो रजनी जी ने गुस्से में दहाड़ कर कहा कि तू तो भरोसे के लायक है ही नहीं। अरे तुझे परिवार से प्रेम होता तो भाभी पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाती। भरोसा तो तूने तोड़ा है, बहू ने नहीं। अब ड्रामा मत कर और चुपचाप यह अंगूठी लेकर चली जा, वरना सारी सच्चाई तेरे पति को बताऊंगी। तूने विश्वास खो दिया है, अब इस घर में सोच समझ कर आना। यह सुनते ही सीमा के पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जलन में ऐसा किया। तो रजनी जी ने आंख निकाल कर कहा, माफ़ी मांगनी है तो अपनी भाभी से मांग। फिर तो सीमा पूर्णिमा की तरफ खड़ी होकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। तो पूर्णिमा ने कहा, दीदी आपके इस चोरी के इल्ज़ाम ने मेरे अंदर इस रिश्ते के प्रति नफरत पैदा कर दी है, जिसे कम होने में समय लगेगा। माफ़ी तो दे सकती हूँ, मगर इज्जत की हकदार आप नहीं हूँ। विनोद ने भी तुरंत कहा, हाँ दीदी, अपनी भाभी से ही आपको इतनी जलन हो गई कि आपने चोरी का इल्ज़ाम रख दिया और माफ़ी की उम्मीद कर रही हो। अपने भाई के कहे शब्दों के सामने सीमा कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अंगूठी लेकर ससुराल चली गई। उसके जाते ही पूर्णिमा ने रोते हुए अपनी सास की तरफ देखा और रजनी जी ने उसको तुरंत गले से लगा लिया। पूर्णिमा ने रोते हुए कहा, मम्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर लगे इस इल्ज़ाम को धो दिया। आपने तो मुझ पर इतना भरोसा किया, आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। तब रजनी जी ने उसके आंसू पोंछ कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, तू तो हमारे घर की इज्जत है और भरोसा
मैंने नहीं किया, बल्कि इन 3 महीनों में यह भरोसा तो तूने खुद कमाया है। और हाँ, हमेशा मेरी बेटी बनकर रहना। फिर तो पूर्णिमा रजनी जी के गले से लग गई। तभी विनोद बोला, सास बहू का प्यार खत्म हो गया तो कोई मैंगो शेक बनाकर दे दो यार, बहुत गर्मी हो रही है। इस बात पर दोनों खिलखिला पड़े। परिवार में मुस्कुराहट वापस आ गई थी और रिश्तों में खिंचाव अब प्यार में बदल चुका था।